CSS stands for Cascading Style Sheets, and CSS saves a lot of work. It can control the layout of multiple web pages all at once. तो InDesign कितने लोगों ने किया पहले ये बताओ. किसी ने InDesign किया? InDesign सॉफ्टवेयर सारे DCC वाले बैठे क्या या कोई दूसरे कोर्स का भी है? आपने किया InDesign? सीखा नहीं था तो अच्छा 5 क्लास में InDesign. तो चलिए स्टाइल ना बेसिकली InDesign के अंदर में हमें देखने के लिए मिलता है. तो अगर नहीं किया तो कोई बात नहीं, यहाँ से हम लोग समझेंगे. तो देखो क्या होता है CSS कैस्केडिंग स्टाइल शीट. इट यूज टू फॉर्मेट द लेआउट ऑफ अ वेबसाइट. अब देखो HTML जो आप लोग सीख रहे हो उससे लेआउटिंग नहीं होता, लेकिन अगर आप कोई वेबसाइट ऐसा देख रहे हैं जैसे कि फ्लिपकार्ट है फॉर एग्जांपल, तो ये इस तरह से कैसे डिज़ाइन किया गया होगा. तो देखो टैग्स तो HTML के ही हैं, लेकिन इसका जो भी आप अपील देख रहे हो, जो भी अपीयरेंस है इसका, ये सब कुछ बना है CSS के थ्रू. तो with CSS you can control the color, font, the size of text, the space between elements, how elements are positioned and laid are, what background images or background colors are to be used, different displays for different devices and screen sizes and much more. तो जैसे कि अगर आप इस वेबसाइट को यहाँ पर ध्यान से देखें तो बैनर कुछ इस तरह से दिखाई दे रहा है हमें. अभी अगर हम इसको मोबाइल मोड में देखेंगे तो आप देखेंगे साइट का लुक एंड फील चेंज हो जाएगा. यहाँ पर आप बैनर की इमेज देखें तो डिफरेंट इमेज होगी आपके पास. क्वालिटी को 100% कर लेंगे यहाँ से. और अगर हम लोग डेस्कटॉप मोड में देख रहे हैं इसको, ठीक है, तो डेस्कटॉप मोड में हमारा बैनर क्या है, वाइड है, और यहाँ पर हमें क्या दिखाई दे रहा है ना. तो पोजीशन चेंज होगी ना. अगर हम इसी इमेज को मोबाइल मोड में यूज़ करते तो क्या होता है, तो उस केस में आपका जो मैटर्स पे लिखा हुआ है वो आप मोबाइल मोड में पढ़ ही नहीं पाते, है ना. अब अगर हम लोग मोबाइल वाली इमेज देखें तो आप देख सकते हैं मैटर कितना अच्छे से हम लोग रीड कर पा रहे हैं. ये पॉसिबल कैसे हो रहा है, CSS की हेल्प से, ठीक है, क्योंकि ये वेबसाइट ऑटोमेटिकली पता लगा लेता है कि आप किस स्क्रीन पर साइट को विजिट कर रहे हैं, क्या वो मोबाइल है या टैबलेट. The word cascading means that a style applied to a parent element will also apply to all children element within the parent. So if you set color of the body text to blue, all heading, paragraph and other text elements within the body will also get the same color unless you specify something else. So इस example को समझिए. Close. अब हमारे पास एक ये फाइल है और यहाँ पर हम डिफाइन करते हैं इस तरह से कुछ स्टाइल एट्रीब्यूट, और यहाँ पर हमने डिफाइन किया कलर. कलर हम यहाँ पर कॉन्फ़िगर कर रहे हैं रेड. तो आपके पास दो टेक्स्ट थे यहाँ पर, एक हेडिंग एंड अदर इज पैराग्राफ. दोनों में कलर क्या रहा है, रेड. लास्ट वाले में कलर चेंज नहीं हो रहा है हमारा, क्यों, क्योंकि वहाँ पर बेसिकली लिंक बना हुआ है. लिंक बाय डिफॉल्ट ब्लू कलर से ही आएगा. मैं एग्जांपल के लिए एक और पैराग्राफ अगर यहाँ पर क्रिएट कर देता हूँ, तो क्या कलर आ रहा है, रेड कलर. कोई और एलिमेंट ट्राई करके देखेंगे. H6, स्मॉलेस्ट हेडिंग. तो क्या हुआ, सभी एलिमेंट्स का कलर हमारा ब्लू है इस तरह से, सॉरी रेड. तो जब तक आप कुछ अलग डिफाइन नहीं कर दोगे तब तक आपका कलर चेंज नहीं होगा. तो जैसे हम चाहते हैं कि H6 का कलर कुछ डिफरेंट हो, तो आप यहाँ से इस कलर को
इधर डिफाइन करेंगे और जैसे हम इसको सेट करके आते हैं ब्लू, आप ब्राउजर में देखेंगे उस पर्टिकुलर का कलर चेंज हो रहा है। तो CSS से आप वन गो में सभी एलिमेंट्स को कंट्रोल कर सकते हो। So using CSS can be added to HTML document in three different ways. First is inline by using the style attribute inside HTML element. Second is internal by using a style element in the head section. And third is external by using a link element to link to an external CSS file. So inline CSS जो अभी तक आप लोग देखते आ रहे हैं, स्टाइल एट्रीब्यूट इक्वल टू हम लोग जो भी प्रॉपर्टी डिफाइन करते हैं तो वो होता है आपका क्या, इनलाइन CSS. An inline style may be used to apply a unique style for a single element. पर्टिकुलर किसी एक एलिमेंट को अगर आपने कलर डिफरेंट करना है उसके लिए आप इनलाइन का यूज़ करें. To use inline style, add the style attribute to the relevant element. The style attribute can contain any CSS property. तो जितनी भी हम लोग यहाँ पर स्टाइल इक्वल टू ये डिफाइन करते हैं इस तरह से, ये सब CSS प्रॉपर्टीज़ हैं हमारी. आप इसका आउटपुट देखेंगे तो ये आपको रेड कलर में रिटर्न होगा और ये आपको ब्लू कलर में रिटर्न होगा इस तरह से. प्लस हमने यहाँ पर क्या किया, अलाइनमेंट भी चेंज किया सेंटर, तो ये आपको सेंटर में दिखाई देगा इस तरह. An inline style loses many of the advantages of a style sheet by mixing content with presentation. So use this method separately. तो देखो होता क्या है कि अगर हम गूगल की बात करें, गूगल इस तरह की CSS स्टाइलिंग को कम्प्लीटली मना करता है. वो कहता है आपने इस अप्रोच का इस्तेमाल नहीं करना है. अगर आप इस अप्रोच के साथ जाते हो तो कल को अगर आप इस वेबसाइट में कुछ मॉडिफिकेशंस के लिए आओगे तो एक वेबसाइट है जैसे एग्जांपल के तौर पर, अब यहाँ से अगर हम किसी एक पर्टिकुलर सेक्शन में आ जाते हैं, हमने यहाँ पर 4 पेजेस ओपन किए अपने प्रोडक्ट्स के इस तरह से, तो आप यहाँ देख रहे हैं कुछ इस तरह से यहाँ पर टाइटल लिखा हुआ है ना. अब क्लाइंट कहता है कि भाई टाइटल चेंज करो, मुझे इसका कलर चेंज करना है, हो सकता है फॉन्ट स्टाइल मुझे चेंज करना होगा. तो क्या होगा, आपको ये 4 डिफरेंट पेजेस ओपन करके सभी में चेंज करना होगा स्टेप बाय स्टेप. बट अगर आपने डिफाइन किया होगा एक्सटर्नल स्टाइल, आप वन टाइम चेंज करेंगे, चाहे वो 4 पेजेस हो या 4000 पेजेस हो, विद इन अ सेकंड सभी में चेंजेस हो जाएंगे आपके. ठीक है, अभी प्रैक्टिकली करके दिखाएंगे, समझ में आएगा आपको. नेक्स्ट बात करते हैं इंटरनल. इंटरनल का यूज़ कब करना है हमें, जब आप किसी सिंगल पेज का स्टाइल चेंज करना चाहें. An internal style sheet may be used if one single HTML page has a unique style. The internal style is defined inside the style element inside the head section. यानी कि इसको आपको कोड करना है हेड के बीच में इस तरह से. So यहाँ पर हम लोगों ने बॉडी एलिमेंट को डिफाइन किया, बॉडी का बैकग्राउंड कलर हम लोग लिनन डिफाइन करें, H1 को हम लोग मैरून डिफाइन करें इस तरह से. आउटपुट चेक करेंगे तो ये देखिए बैकग्राउंड कलर और हेडिंग कलर हमारा दोनों चेंज हो चुके हैं. तो अगर मेरे पास नंबर ऑफ पेजेस है और उस नंबर ऑफ पेजेस में से मुझे किसी पर्टिकुलर एक पेज का स्टाइल चेंज करना है, उस कंडीशन में आपने इंटरनल का यूज़ करना है. एक्सटर्नल सबसे ज़्यादा यूज में आने वाला CSS है आपका. विद एन एक्सटर्नल स्टाइल शीट यू कैन चेंज द लुक ऑफ एन एंटायर वेबसाइट बाय चेंजिंग जस्ट वन फाइल. Each HTML page must include a reference to the external style sheet file inside the link element inside the head section. तो कैसे आपने कॉल करना है, हेड में लिंक, रिलेवेंट में आपने डिफाइन करना है स्टाइल शीट, href में आपको अपनी फाइल का नेम बताना है. तो जैसे .html फाइल आप लोग बनाते हो वैसे आपने .css फाइल बनाना है. तो एग्जांपल के तौर पर ये हमारे पास कुछ कोड है जिसको हमने एक्सटर्नल फाइल में लिखना है. नोटपैड ओपन करेंगे और आपने डिफाइन किया इस तरह से कुछ, फाइल को सेव करना है. आप जहाँ भी रखना चाहें, डेस्कटॉप जैसे कृष्णा के फोल्डर में डिफाइन कर देते हैं माई स्टाइल .css. ये हमारी फाइल क्रिएट हो चुकी है. अपने फोल्डर में आइए तो आप यहाँ देखेंगे इसका कुछ आइकन आपको डिफरेंट दिखाई देगा, है ना, इस तरह से. अब इसको मैं एसोसिएट करना है किसी फाइल के अंदर, तो इस नोटपैड फाइल को अलग कर लेंगे हम लोग और एक और ये जो फाइल है, अब मैं इस कोड को रिप्लेस कर देता हूँ या फिर मैं इसको सेव एज करके चेंज कर देता हूँ. old.html ओपन करेंगे index.html फाइल.
यहाँ से डिफाइन करेंगे बॉडी, और इसको हम लोग नेम डिफाइन कर देते हैं कुछ इस तरह से, वेलकम पेज। यहाँ आते डिफाइन करेंगे H1 और यहाँ लिख देते हैं एक टाइटल, योर साइट, और हेडिंग क्लोज। डिफाइन करेंगे HR फॉर हॉरिजॉन्टल रूल। यहाँ हम लोग डिफाइन करेंगे पैराग्राफ और पैराग्राफ क्लोज। इस पैराग्राफ में हम डिफाइन करेंगे कुछ लिंक्स, जैसे कि होम, सर्विसेज, अबाउट अस, पोर्टफोलियो एंड कॉन्टैक्ट अस। एक और पैराग्राफ डिफाइन करेंगे इस तरह से, पैराग्राफ क्लोज। यहाँ लिखिए होम कंटेंट। वन मोर पैराग्राफ, यहाँ पे इसका डिस्क्रिप्शन डालेंगे हम लोग। तो कोई भी एक सिंपल टेक्स्ट यहाँ पास कर लेंगे हम लोग। एक मल्टीलाइन टेक्स्ट हमने डिफाइन किया। पैराग्राफ क्लोज, अगेन HR डिफाइन करिए। एक और पैराग्राफ, यहाँ लिखिए $COPY फॉर कॉपी। ये हमने बेसिक्स अपना पेज क्रिएट किया इस तरह से कुछ। इस फाइल को ओपन करेंगे, ठीक है। तो अभी यहाँ पर कोई स्टाइलिंग नहीं है, सारा कंटेंट क्या है, लेफ्ट लाइन है। हम चाहते हैं हेडिंग सेंटर में हो, ठीक है। तो ये हमारे पास फाइल अवेलेबल है कि बैकग्राउंड कलर पेज का क्या रहेगा। तो सबसे पहले इस फाइल को एसोसिएट करेंगे इस पेज में। तो यहाँ ये लिखिए लिंक HREF, फाइल का नेम माई स्टाइल डॉट CSS, रिलेवेंट में हम डिफाइन करेंगे स्टाइल शीट। रिलोड करिए पेज को, स्टाइल आ गया यहाँ पर। अब क्या होगा, जो भी आप चेंजेस करना चाहते हैं, ठीक है, ये हमारे पास CSS फाइल अवेलेबल है इसका, ठीक है। आपको लगता है कलर मुझे चेंज करना है या फिर मुझे इसको सेंटर लाइन करना है, तो आप यहाँ जाइए, लिखिए टेक्स्ट अलाइन सेंटर, ब्राउज़र में रिफ्रेश करिए, हेडिंग कहाँ गया, सेंटर पे। इसी तरह से हमने यहाँ पर कुछ ये पार्ट डिफाइन किया हुआ है, इसको हमें राइट साइड पर प्लेस करना है। हमने यहाँ पर डिफाइन किया पैराग्राफ, ठीक है। तो यानी कि P एलिमेंट, तो पेज में जितने भी पैराग्राफ होंगे ये सभी को टारगेट करेगा। ट्राई करके देखो, हमने बोला टेक्स्ट अलाइन सेंटर, क्या दिखता है, सब सेंटर होगा। बट हमें ये वाला पार्ट सेंटर में नहीं रखना है, हमें इसको राइट हैंड साइड पर रखना है, ठीक है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, एक क्लास डिफाइन कर लेंगे इस तरह से, P डॉट nav, और इसमें क्या बोलेंगे, ये राइट साइड पर होगा इस तरह से। ट्राई करके देखिए अपने HTML कोड में। यहाँ पर आप लिखेंगे क्लास इक्वल टू, क्या नाम रखा हमने क्लास का, nav। ब्राउज़र में सेव कीजिए अपनी फाइल, नेविगेशन कहाँ आ गया हमारा,
राइट हैंड साइड। इसके बाद यहाँ पर हमारा लिखा होम कंटेंट, ये थोड़ा सा बोल्ड होना चाहिए। तो दो तरीके, या तो आप इसको हेडिंग में डिफाइन कर लीजिए, जैसे कि हम डिफाइन कर देते हैं H4, तो ये बोल्ड हो जाएगा इस तरह से, बट ये लेफ्ट लाइन है। सेंटर लाने के लिए क्या करेंगे, आप यहाँ जाके डिफाइन करेंगे पैराग्राफ कॉमा H4 टैग, ये दोनों सेंटर लाइन होंगे आगे सेंटर में। कॉपीराइट का हमारा सिंबल भी बन के आ रहा है। अब हमें इनको लिंक में कन्वर्ट करना है, तो अपनी फाइल में आइए। लिंक के लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं, AHREF। होम पेज का नेम हमने क्या रखा है, index.html और A टैग क्लोज। इसी तरह से हमारे पास नेक्स्ट लिंक है, जैसे कि सर्विसेज। इस नाम से अभी हमने कोई भी पेज डिफाइन नहीं किया है, बट आप प्रपोज लिंकिंग करें, यानी कि हम सोच रहे हैं इस तरह से कोई पेज बनाएंगे अपना सर्विसेज। नेक्स्ट आपका हो जाएगा अबाउट। अबाउट को क्लोज करेंगे। पोर्टफोलियो, एंड कॉन्टैक्ट। प्रेस कीजिए Ctrl+S और रीलोड, सभी लिंक्स में कन्वर्ट हो गए इस तरह से। तो इस पेज को डिफाइन करने के बाद आप इसकी एक कॉपी बनाइए और इसको नेम दीजिए सर्विसेज एक्सटेंशन डॉट HTML। मीनिंगफुल जो भी आप चेंजेस करना चाहें डिफाइन कीजिए। सर्विसेज कंटेंट, यहाँ पे लिखिए सर्विसेज पेज और यहाँ पर रिफ्रेश, ठीक है। और सर्विस वाले पेज पर क्लिक करेंगे आप, तो कौन सा पेज आ गया हमारा, सर्विसेज, है ना। ऊपर टाइटल देख सकते हैं डिफरेंट है, यहाँ पर हमारा टॉपिक चेंज हो रहा है। अगर हम होम पर क्लिक करें तो होम कंटेंट लिखा हुआ है। तो दो पेजेस हम लोगों ने अपने यहाँ पर डिफाइन किए इस तरह से। अब सपोज कीजिए क्लाइंट कहता है कि भाई हेडिंग का कलर चेंज करना है, तो ठीक है कोई बात नहीं, आप H1 में जाइए, नेवी कलर की जगह पर हम लिख देते हैं हॉट रेड कलर। आप होम पर जाइए, सर्विस में जाइए, क्या एडवांटेज है, दोनों फाइल में चेंजेस हो गए। तो एक्सटर्नल CSS यानी कि प्रोफेशनली प्रोडक्शन में जो यूज़ होता है वो एक्सटर्नल होता है। यानी कि आप कितने भी पेज बना लीजिए, एक फाइल में आपने चेंज किया, ये फाइल mystyle.css जितनी भी फाइल के हेड में एसोसिएटेड होगा उन सभी फाइल में ऑटोमेटिकली चेंजेस आपके हो जाएंगे। एक और बनाते हैं about.html, यहाँ लिखिए about us पेज, about us content, next is portfolio, and last is contact, extension.html, contact us page, and contact us content। तो आप देखें contact, portfolio, about, service, home सभी में चेंजेस हैं। जब भी आपको बोला जाए कलर चेंज करने के लिए, आप यहाँ से कलर को चेंज कर सकते हैं। हमने जैसे यहाँ पर वाइट कलर का चेंज किया है, हम चाहते हैं बॉडी वाइट कलर में दिखना चाहिए आपका, तो एक फाइल में चेंज हो रहा है, एंटायर प्रोजेक्ट में चेंज हो रहा है, ठीक है। तो इसलिए एक्सटर्नल को सबसे ज़्यादा प्रेफर किया जाता है। अब हम आते हैं इंटरनल। हो सकता है क्लाइंट बोले कि भाई अबाउट के अंदर मुझे बैकग्राउंड कलर रखना है, तो आप क्या करेंगे, स्पेसिफिक अबाउट के पेज को ओपन करेंगे और यहाँ पर आप लिखेंगे स्टाइल टैग, ये होता है इंटरनल CSS, और
यहाँ पर जाके आप डिफाइन करेंगे जैसे कि बॉडी और बैकग्राउंड कलर हमें लिटिल बिट ग्रे की तरफ जाना है इसमें। तो पर्टिकुलर पेज का कलर चेंज, बाकी थ्रू आउट वेबसाइट में आपका वही कलर रहेगा, सिर्फ अबाउट का हमने कस्टमाइज कर दिया। इसी तरह से नेक्स्ट हम पर्टिकुलर किसी एक पेज पर हेडिंग का कलर चेंज करना चाह रहे हैं। तो जैसे कि अबाउट में हम हेडिंग को कस्टमाइज कर रहे हैं इस तरह से, तो ये इंटरनल के थ्रू हो रहा है। नेक्स्ट हम यहाँ से कंटेंट के पेज को ओपन करते हैं और यहाँ पर हम पर्टिकुलर इसका चेंज करना चाह रहे हैं। तो लिखेंगे स्टाइल इक्वल टू कलर ग्रीन। ठीक है, अब आप कंटेंट के पेज पर आइए, कलर क्या रहा है, ग्रीन। तो होम, सर्विस, अबाउट को हमने इंटरनली चेंज किया है, पोर्टफोलियो ग्लोबली चेंज हो रहा है, कॉन्टैक्ट में हेडिंग को हमने इनलाइन फॉर्म में चेंज किया है। तो समझ में आ रहा है, यानी कि एक्सटर्नल को ओवरराइड कर सकता है इंटरनल और इंटरनल को ओवरराइड कर सकता है इनलाइन। एक और एग्जांपल दिखाते हैं आपको, फिर और अच्छे समझ में आएगा। चलिए, यहाँ जो हमने ग्रीन कलर डिफाइन किया है इसको मैं हटा देता हूँ अभी के लिए। ठीक है, इस पेज में हम यहाँ पर डिफाइन करते हैं इंटरनल CSS, स्टाइल टैग क्लोज, यहाँ पे लिखिए H1 हेडिंग और यहाँ हम लोग डिफाइन करेंगे हेडिंग का कलर। अभी डिफॉल्ट हमारा कलर क्या है इसमें, रेड, हम इसको यहाँ पर जाके कर देते हैं ब्लू। ठीक है, तो यानी कि एक्सटर्नल में रेड कलर था, इंटरनल में हमने क्या करा, ब्लू। लेकिन हम इनलाइन अप्रोच से अगर जाते हैं तो इनलाइन इंटरनल को ओवरराइड करता है, ये देखिए। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा पावरफुल कौन सा होता है, इनलाइन। बट जब आप कोई वेबसाइट बनाओगे तो आप कभी नहीं चाहोगे कि कभी क्लाइंट कोई करेक्शन बोले तो आप एक एक पेज में जाके पर्टिकुलर एक एक लाइन में करेक्शन करके आओगे। इससे क्या होगा, पहली बार वेबसाइट बनाओगे एक्साइटमेंट में कर लोगे अपडेट, लेकिन जब कई सारे प्रोजेक्ट पे काम कर चुके होगे और यही प्रैक्टिस आप चला रहे होगे, आप फ्रस्ट्रेट हो जाओगे, इरिटेट हो जाओगे। जितनी बार वो करेक्शन बोलेगा आप नहीं करना पसंद करोगे। ठीक है, क्योंकि फर्स्ट टाइम हर चीज़ बढ़िया लगती है, सेकेंड टाइम थर्ड टाइम जब वही सेम रिपीटेटिव टास्क करने जाओगे आपको समझ नहीं आएगा, छोड़ दोगे आप उस चीज़ को। तो इसलिए राइट अप्रोच के साथ जाना बहुत ज़रूरी है, वो क्या है, एक्सटर्नल CSS। ठीक है, तो ये समझ में आया या नहीं, क्या डाउट है अभी, क्या समझ में आया पहले ये बताओ, कौन बताना चाहेगा। चलो निकिता तुम ही बताओ। हाँ, दो नोटपैड की फाइल क्या है, समझिए इस चीज़ को। गुड, सही जगह पर आपने अपना डाउट क्लियर करना है। देखिए, ये फाइल है जिसके अंदर हम लोग स्टाइल को डिफाइन कर रहे हैं, यानी कि CSS। ठीक है, और ये वो फाइल है जहाँ पर हमारा सोर्स कोड लिखा हुआ है। ठीक है, देखो अभी तो क्या है कि बिगिनिंग है, तो एक ही फाइल है इस तरह से। जब हम किसी बड़े प्रोजेक्ट पर काम करते हैं जैसे कि एक वेबसाइट है, तो सोचो कि अभी आप इतने में कंफ्यूज हो रहे हैं, यहाँ देखेंगे आप ये स्टाइल समझ में आ रहा है। ठीक है, फिर यहाँ पर CSS की कितनी फाइल है, 1 2 3 4, तो यहाँ पर एक साथ ऐसा समझो 5 फाइलों पे काम हुआ है। ठीक है, तभी तो बहुत बेसिक लेवल पर है। ठीक है, उसके बाद फिर जावास्क्रिप्ट। ठीक है, यहाँ पर और अगर हम लोग फाइल क्या नहीं, यहाँ पर पैर लगाए थे सब हाथों का इस्तेमाल हो गया यार, कौन सी बात है, कुछ ज़्यादा नहीं है। अब आप ये देखो ना, जिसको आप दिन रात चलाते हो, हमारी ज़िंदगी का जो हिस्सा है उसमें इतना कोड लिखा हुआ है, इतना सा कोड है इसमें बस। तो अब आप समझो कि आप तो बहुत आसान वाली कोडिंग सीख रहे हो।
लेकिन ये मेरी गारंटी, जिस दिन आपका खत्म होगा आपको भी कुछ नहीं है, अभी बना के देता हूँ, वो कॉन्फिडेंस आ जाएगा। तो यहाँ देख रहे हो जावास्क्रिप्ट कितने सारे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, बाकी इंटरनल अलग लिखी हुई है। ये देखो सब जावास्क्रिप्ट लगी हुई है, ऐसी लैंग्वेज जो समझ ही नहीं आए क्या लिखा हुआ है। और तुम्हें HTML लगेगा, सामने हिंदी में पढ़ रहे हो तुम, क्या समझ में आ रहा है तुम्हें इसमें? कुछ समझ में आ रहा है इसमें? क्या टारगेट टारगेट की बातें हो रही हैं इसके अंदर? नहीं आ रहा ना? बट डायरेक्ट अगर आप किसी भी चीज़ को देखने जाओगे तो आप उसको देख के कन्फ्यूज होगे और कॉन्फिडेंस लूज करोगे अपना। बट अगर हम लोग स्टेप बाय स्टेप जाएंगे तो चीज़ें हमारे लिए समझना बहुत आसान होगा। तो ये सिर्फ एक छोटी सी फाइल से मैंने आपको ये समझाने की कोशिश की है कि क्लाइंट से जब आप काम क्लाइंट जब आपको काम देगा, जब आप उसके साथ काम करोगे तो वो चेंजेस तो करवाएगा ही करवाएगा आपसे। अपना एक खुद का नेचर पकड़ो ना, दुकान पे सामान लेने जाते हो क्या बोलते हो, दूसरा ऑप्शन दिखाओ, तीसरा दिखाओ, चौथा दिखाओ, ठीक है। और उसके बाद कई बार ऐसा होता है कुछ भी नहीं लेना, फिर उसके बाद छोड़ देते हैं। तो ऐसी क्लाइंट हो सकता है वो सब कुछ करा के कहते हैं यार पहले वाला कर दो, वो अच्छा लग रहा है ना। तो तुम्हारे लिए कितना आसान हो गया कि एक जगह पर चेंज करके दिखाते जा रहे, बाद में जो बोलता है फिर से उसको एक्टिव कर दो उसी चीज़ को। हाँ ये लगाया ना, देखो हेड सेक्शन के अंदर mystyle.css। हाँ सेव तो हो गई, बिना सेव करे तो आउटपुट आएगा ही नहीं। क्या देखो, ये लिंक तो करके देखना इस एक्सरसाइज को। तो फ्लिपकार्ट को कभी भी अगर अपनी वेबसाइट में चेंज करना होगा, वो एक फाइल में चेंज करता है, पूरे प्रोजेक्ट में चेंजेस हो जाते हैं। फ्लिपकार्ट के पास मिलियंस प्रोडक्ट नहीं, ट्रिलियंस ऑफ प्रोडक्ट्स हैं आज की डेट में। अगर वो मैनुअली एक करके चेंज करने बैठेगा फिर तो उसकी ज़िंदगी खत्म। 2-3 साल बाद अपडेट आएगा उसकी वेबसाइट है ना। अच्छा तो अच्छी बात यह है कि तुम्हारे कोर्स में डेवलपमेंट भी है ना, फ्रंट एंड डेवलपमेंट दी हुई ना, DCC PHP लैंग्वेज भी है उसके अंदर। देखा था ब्रोशर नहीं अपना? पता था 6-7 महीने का ही है। हाँ बट मैं शायद दिसंबर तक लेके जाऊंगा आपको, ताकि अच्छे से कोड को समझो आप। तो ये पार्ट ट्राई करके देखना आपने, सारा कुछ स्टेप बाय स्टेप लिखा हुआ है, कोई कंफ्यूजन नहीं है इसके अंदर। इनलाइन एंटायर पेज में हमें पर्टिकुलर किसी एक स्पेसिफिक एलिमेंट को अपडेट करना है, उसके लिए यूज़ करना होता है। और अगर आप कोई वेबसाइट बना रहे हो और उसमें आप इनलाइन इस्तेमाल भी कर रहे हो, तो गूगल का सीधा सा स्टेटमेंट है कि ओनली 5% आप इनलाइन चला सकते हो। बिल्कुल नहीं लगाओगे तो आपको रैंक अच्छी मिलेगी। अगर आपने इनलाइन यूज़ किया तो आपके नंबर कट जाते हैं, उसमें नेगेटिव मार्किंग हो जाती है, ठीक है। क्योंकि जब आप वो पढ़ते हो ना क्या कहते हैं डिजिटल मार्केटिंग, तो हमारे पेज को एक स्कोर दिया जाता है गूगल की तरफ से कि हमारा स्कोर क्या है। अब अगर आपका स्कोर काफ़ी कम होगा वेबसाइट का, 10 में से आपके 2 नंबर है या 3 नंबर है, तो आपकी रैंक नीचे आ जाएगी, आप टॉप पर कभी नहीं पहुंचोगे। और गलत कोडिंग की वजह से आधे से ज़्यादा वेबसाइट जो है आज की डेट में वो रैंक ही नहीं करती गूगल के अंदर। तो गूगल को कोड स्ट्रक्चर बहुत क्लियर चाहिए होता है। तो वो फ्रंट एंड तो देखते हैं कि आपने क्या लिखा है, क्या इमेज लगाई है, साथ में आपके कोड को भी चेक कर रहा होता है। अगर कोड गलत होगा तो आप भूल जाओ कि आप गूगल की सर्च में आने वाले हो। फिर ऐसे ही होगा कि भाई मैं हूँ अभिषेक त्यागी, निकिता यार मैंने एक वेबसाइट बनाई इसको देख लेना, ठीक है। निकिता आगे 4 लोगों और फॉरवर्ड कर देना ताकि मेरे पास ट्रैफिक है। कितने लोगों को भेजेगी निकिता बेचारी, है ना। तो कोई फ़ायदा नहीं ना ऐसी वेबसाइट का। क्या फ्लिपकार्ट ऐसे बताता है लोगों को कि भाई मैंने एक वेबसाइट नहीं चला के देखो। फ्लिपकार्ट की पॉपुलैरिटी इतनी हो गई है ना, तो कैसे पहुंचा वहाँ तक, इतना लंबा सफ़र उसने कैसे पूरा किया, सही वेबसाइट बना के। इंडिया की नंबर 1 वेबसाइट है, इससे ऊपर कोई वेबसाइट नहीं आती इन टर्म्स ऑफ UI UX, इन टर्म्स ऑफ कोडिंग सबसे अच्छी है। लेकिन हम वेब डेवलपर हैं तो हम कमियाँ इनकी निकाल लेते हैं ढूंढ ढांड के। फिर भी क्या क्या गलत कर रहे हैं लोग, जैसे लिखो flipkart.com। अब हम यहाँ से किसी कैटेगरी में आते हैं, देखो कोड इनका गलत चल रहा है ना, आधा डेटा नहीं आ रहा ना इसमें, यहाँ बग्स है इनके।
जगह जगह से डेटा गायब है, कोड हिला पड़ा है इनका। कितने पेज हैं यहाँ पर, 1 to 475। हम यहाँ पर क्लिक करते हैं जैसे, ठीक है, तो डेटा चेंज हो रहा है, पेजिनेशन बोलते हैं इस चीज़ को। तो इनके पास ये कह रहे हैं कि भाई हमारे पास टी शर्ट कैटेगरी के अंदर 18,000 टी शर्टें पड़ी हुई हैं, ठीक है। अब एक स्टैटिक वेबसाइट डिज़ाइनर जो होगा, जैसे कि जिस लेवल पर भी हम लोग हैं, अगर आपको इतने प्रोडक्ट दिखाने होंगे, ठीक है, तो एक पेज पर आपको पहले ये कैलकुलेट करना होगा कितनी इमेजेस ये लोग दिखा रहे हैं। जैसे कि अगर हम लोग नंबर 1 से शुरू करें, वैसे 40 टी शर्ट एक बार में दिखाते हैं। ये हम लोग आ गए 1 पर, क्या लिखा है 1 to 40, यानी कि एक बार में 40 टी शर्ट्स में एट ए टाइम दिखाई दे रही हैं। लेकिन अगर आप काउंटिंग करोगे तो 40 आ नहीं रही, देखो 4 6 10 12 14 15 17 20 22, ठीक है। तो गलत क्लेम कर रही है ना कंपनी। कंपनी ने क्लेम कितना किया कि हम एक पेज पर 40 टी शर्टें दिखा रहे हैं, बट है नहीं। तो कोडिंग में सब पकड़ में आ जाता है, जो सेम फील्ड में होता है वो कमी पकड़ सकता है उसके अंदर। तुम भी आगे जाके से पता लगा लो कि कहाँ पे इन्होंने क्या क्या गलतियाँ कर रखी होगा, बिल्कुल। लेकिन ये काफ़ी टाइम से इनकी वेबसाइट में बग्स चल रहे हैं, फिक्स नहीं है। इस तरह से अमेजोन में जब आप आओगे, इनका लुक एंड फील अच्छा नहीं है, बट इनका फिर भी सही चल रहा है सिस्टम। जैसे मोबाइल फ़ोन में आओ, ये पर्टिकुलर प्रोडक्ट आ गया टीवी एंड होम एंटरटेनमेंट। है ना, काफ़ी डेटा अवेलेबल है इसके अंदर। अब अगर अब इसको बनाने का सोचें, बना तो लेंगे आप, लेकिन जितने भी प्रोडक्ट्स हमें यहाँ पर टी शर्ट को लिखने पर सर डिस्प्ले हुए हैं, आपको हर एक को बनाना पड़ेगा, ठीक है। बट अगर आप डेवलपमेंट वाला पार्ट सीख जाओगे, जो आपके कोर्स में ऑलरेडी कवर किया जाएगा, तो आप एक को डिज़ाइन करोगे, बाकी डेटा को बैकएंड से कनेक्ट कर दोगे, ऑटोमेटिकली आपके सारे प्रोडक्ट बन के तैयार हो जाएंगे, ठीक है। तो ये सब सीख जाओगे आप, लेकिन अभी 5-6 महीने लगेंगे यहाँ तक पहुँचने में। तो ये थे आपके इनलाइन स्पेसिफिक एलिमेंट, इंटरनल स्पेसिफिक पेज और एक्सटर्नल फॉर एंटायर वेबसाइट। कैसे बनाना है, क्या कर रहा है, सब कुछ यहाँ मेंशन है। अब क्या मिस्टेक्स हम लोग करते हैं, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए आपने यहाँ पर लिखा है 20 पिक्सल्स, तो ये सही अप्रोच है। अगर मैं लिख दिया 20 स्पेस पिक्सल्स, तो ये काम नहीं करेगा आपका, ठीक है। So with an external style sheet, you can change the look of an entire website by changing in one file. तो एक फाइल में आप चेंज करेंगे, सभी में ऑटोमेटिकली आपके चेंजेस डिस्प्ले हो जाएंगे। सीएसएस, कलर्स, फॉन्ट एंड साइजेस, तो आप यहाँ से फॉन्ट साइज, कलर, फैमिली, सब कुछ चेंज कर सकते हो। जैसे हेडिंग के लिए हमने डिफाइन किया फॉन्ट फैमिली क्या हो जाए, कुछ डिफरेंट, ठीक है, और उसका फॉन्ट साइज 300% हो जाए। तो अगर हेडिंग है तो हेडिंग का साइज नॉर्मल टेक्स्ट के कंपैरेटिवली लार्जर साइज में वो दिखता है आपको, तो ये उसका अपने ओरिजिनल साइज का ट्रिपल टाइम हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर कुछ लिखा है, जैसे वर्दना यहाँ पर लिखा है, जिनेवा यहाँ पर है, तोमा यहाँ पर है, देन लास्ट में क्या लिखा है, सेंसिटिव। उसका मतलब क्या हुआ, अगर किसी यूज़र के कंप्यूटर पर वेबसाइट एक्सेस होती है, वहाँ पर अगर ये फॉन्ट नहीं तो जिनेवा फॉन्ट वहाँ पर आ जाए। अगर हो सकता है ये भी ना हो तो तोमा फॉन्ट आ जाए। तीनों ही ना हो तो सेंसेरिफ फैमिली में से कोई भी फॉन्ट उसके कंप्यूटर से सपोर्ट करे वहाँ पर। इसको बोलते हैं फॉल बैक, ठीक है। फॉल बैक का काम क्या है, अगर ये तीनों फॉन्ट फेल हो जाते हैं, उस कंडीशन में कंप्यूटर से कोई भी सेंसेरिफ फॉन्ट, सेरिफ नहीं, ठीक है, सेंसेरिफ। इसी तरह से इस वाले पैराग्राफ में हम लोग कोरियर न्यू फॉन्ट का अप्रोच कर रहे हैं। अगर कोरियर न्यू नहीं है तो कोरियर फैमिली का कोई भी फॉन्ट वो काम करेगा,
और अगर इन दोनों में से कोई भी नहीं है तो मोनो स्पेस, क्योंकि कोरियर न्यू जो फॉन्ट होता है वो टेक्स्ट पे स्पेस काफ़ी बनाता है जब आप कुछ प्रिंट करते हो, जैसे प्री टैग देखते हैं, प्री में स्पेस बहुत ज़्यादा दिखता है हमें टेक्स्ट के बिटवीन। तो कोई भी और मोनो स्पेस फॉन्ट अगर है कंप्यूटर में अवेलेबल तो वो वहाँ पर सपोर्ट करेगा। तो कभी भी जब फॉन्ट फैमिली का नेम डिफाइन किया जाता है तो ध्यान रखना है सिंगल नेम नहीं डिफाइन करना है। सिंगल नेम डिफाइन करोगे तो आपका जैसे फॉन्ट मिसिंग होगा किसी एंड यूजर के कंप्यूटर में तो वहाँ पर कुछ भी रैंडम फॉन्ट आ जाएगा, यानी कि जो आप दिखाना चाहते हो वैसा लुक नहीं होगा उसका। तो इसलिए फॉल बैक। इसी तरह से बॉर्डर अगर आपने डिफाइन करना है तो आप यहाँ पर डिफाइन करेंगे बॉर्डर। बॉर्डर में फर्स्ट वाला पार्ट होता है बॉर्डर की थिकनेस, सॉलिड वाला पार्ट होता है बॉर्डर का स्टाइल, एंड पाउडर ब्लू ये हो गया हमारा बॉर्डर का कलर। इसी तरह से पैडिंग, पैडिंग हमने यहाँ पर डिफाइन किया 50। तो पैराग्राफ के अराउंड जो भी कंटेंट लिखा होगा उसमें आपको 50 पिक्सल्स का गैप मिलेगा देखने के लिए। चलो दिखाते हैं ये फाइल आपको वन बाय वन समझ में आएगा। ये देखिए पहला एग्जांपल, ठीक है। इसमें हमने क्या डिफाइन किया था फर्स्ट एग्जांपल में, बैकग्राउंड कलर लिनन और हेडिंग का कलर ब्लू एंड पैराग्राफ का कलर रेड, ठीक है। दूसरा एग्जांपल जिसमें हमने डिफाइन किया था बॉर्डर, ये आप देख सकते हैं पैराग्राफ के अराउंड बॉर्डर अवेलेबल है। थर्ड एग्जांपल इसमें हमने डिफाइन किया पैडिंग किसके अराउंड, पैराग्राफ। तो यहाँ पर आप नोटिस करेंगे पैराग्राफ के लेफ्ट टॉप राइट बॉटम चारों साइड से आपको पैडिंग में 50 पिक्सल्स का गैप मिलेगा, बट राइट में टेक्स्ट की लेंथ बहुत ज़्यादा नहीं है तो हमें ब्राउज़र को छोटा करके देखना होगा, तब आप यहाँ पर एक्सपीरियंस करेंगे इसको। चलो F12 दबाइए तो यहाँ से आप और छोटा कर पाएंगे इसको, तब आपको 50 पिक्सल्स का गैप अच्छे से समझ में आएगा। दिखाई दे रहा है ये वाला पार्ट 100%। नेक्स्ट एग्जांपल है मार्जिन। मार्जिन हमेशा बॉर्डर के बाहर अप्लाई होता है, तो ये देखिए मार्जिन का एग्जांपल, यानी कि एलिमेंट के अराउंड। तो मार्जिन हमने यहाँ पर पैराग्राफ में डिफाइन किया है कि पैडिंग के बाहर आपका 50 पिक्सल्स का मार्जिन होना चाहिए। तो हेडिंग बॉडी एलिमेंट या इसके नीचे अगर कोई एलिमेंट होगा तो उन सभी एलिमेंट में चारों साइड से 50 पिक्सल का मार्जिन। अब कैसे पता लगाया जाए किसी एलिमेंट में मार्जिन है या नहीं, F12 दबाइए, रिस्पॉन्सिव को ऑफ करेंगे, इंस्पेक्ट मोड पर आइए और अपने एलिमेंट पर आ जाइए। तो हमारा जो ब्लू कलर से आ रहा है वो क्या है, एलिमेंट कंटेंट। जो ग्रीन कलर से आ रहा है वो क्या है, पैडिंग। और जो ऑरेंज कलर से आपको दिख रहा है वो क्या है, मार्जिन। तो जिस भी एलिमेंट पे आप माउस लेके जाते हो सब दिख जाता है, ठीक है। हेडिंग के अंदर बाय डिफॉल्ट मार्जिन रहता है पहले से, ठीक है, तो इसलिए आपको बॉटम से ऑरेंज कलर मिल जाएगा देखने के लिए। नेक्स्ट एग्जांपल है एक्सटर्नल CSS। अब एक्सटर्नल CSS हम अपनी खुद की भी लिख सकते हैं, या फिर जब आप HTML CSS जावास्क्रिप्ट jQuery चारों चीज़ें सीख लोगे तो उसके बाद आपको सीखने के लिए मिलेगा बूटस्ट्रैप। ये होता है, इसको ट्विटर ने बनाया। इसका काम क्या होता है कि आप बहुत हाई स्पीड से फटाफट से वेबसाइट बना सकते हो। तो यहाँ पर आप देखोगे इन्होंने पहले से ही आपको CSS और जावास्क्रिप्ट लिख कर दिया हुआ है, बट इसको चलाने के लिए जो अभी हम लोग सीख रहे हैं मैनुअली कोड करना आना चाहिए, तभी आप इसको यूज़ कर सकते हो। तो नॉर्मली क्या होता है कि अगर हम लोग अपना एक पेज ओपन करें, ठीक है, और हम उस पेज में कोई भी कोड ना रखें, तो क्या होगा कि जब आप अपनी फाइल को ओपन करेंगे तो डिफ़ॉल्ट फॉन्ट कौन सा होता है, टाइम्स न्यू रोमन। बट अगर हमारी लाइब्रेरी यहाँ पर कॉल हो जाती है, जो कि एक लाइव लिंक हमने यहाँ पर कनेक्ट किया हुआ है, और फाइल को आपने सेव करना है, जैसे आप रिफ्रेश करेंगे देखिए टाइपोग्राफी चेंज हो गया हमारा, यानी कि हमारी लाइव CSS कनेक्ट हो चुकी है फाइल के अंदर। तो CSS आप अपनी खुद से भी लिख सकते हैं, या फिर कोई फ्रेमवर्क जिसमें पहले से कोड लिखा हो उसको भी इस्तेमाल कर सकते हो। नेक्स्ट ये है हमारा अपना खुद का कोड लिखा हुआ। तो जैसे आप लोग इमेजेस का फोल्डर बनाते हो, जब कोई वेबसाइट आप बनाएंगे तो आपने ध्यान रखना है कि CSS का फोल्डर भी क्रिएट करके रखना है इस तरह से। इससे क्या बेनिफिट होगा कि आप फ्यूचर में कभी CSS को सीधे फाइंड करना चाहोगे तो सीधे फोल्डर में जाके आपको CSS फाइल्स मिल जाएंगी इस तरह से। या फिर आप इस तरह से भी लिंक कर सकते हैं कि बाहर रख सकते हो,
ठीक है, जैसे भी मैंने आपको दिखाया, तो ये देखिए डायरेक्ट लिंक है, इस तरह से भी लिख सकते हो। ये चल तो जाएगा, बट ये मेरी तरफ से रिकमेंडेड नहीं है कि आप इस तरह से काम करें, हमेशा काम इस तरह से करना है। एक फोल्डर के अंदर अपनी CSS फाइल को, जावास्क्रिप्ट सीखोगे तो JS का फोल्डर होगा, जावास्क्रिप्ट फाइल उसके अंदर होगा, इमेज है, इमेजेस के अंदर। अगर आपने कोई वीडियो डिफाइन किया है तो वीडियो फोल्डर, उसके अंदर वीडियोस, ऑडियो यूज़ किए वेबसाइट में, ऑडियो फोल्डर, ऑडियो फाइल्स उसके अंदर होंगे। तो हर चीज़ को सेग्रीगेट करके रखना है, मिक्स एंड मैच नहीं करना है। नेक्स्ट टॉपिक आपका आएगा लिंक कलर, ये मैं नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करूँगा। आज के लिए इतना ही रखिए।